नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी नवविक्रम सिंह। धन्यवाद टीपू। हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपके लिए लाएंगे 252वें सत्र यानी बीते सत्र में पूछे गए कुछ अहम सवाल। जो सवाल हैं वो लोकतांत्रिक जो संसदीय प्रक्रिया है उसका बेहद अहम हिस्सा होते हैं और ये सवाल सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, जिसमें कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो सरकार से सवाल करते हैं जिसका मंत्रालय जवाब देता है। जी बिल्कुल, लेकिन ये सवाल 3 प्रकार के होते हैं। पहला तारांकित, जिसका जवाब मौखिक तौर पर दिया जाता है। दूसरा अतारांकित, जिसका जवाब लिखित तौर पर दिया जाता है। और तीसरा अल्प सूचना प्रश्न, जिसके जवाब भी मौखिक तौर पर दिए जाते हैं। लेकिन इस पूरे एपिसोड के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे अतारांकित प्रश्नों की वह श्रृंखला जो बीते सत्र में सांसदों के माध्यम से सरकार से पूछे गए। सबसे पहले आप देखिए कि जो प्रश्नकाल की प्रक्रिया होती है वो दरअसल होती कैसे है। सदस्यों को अपने सवाल कम से कम 15 दिन पहले राज्यसभा सभापति के कार्यालय को भेजना होता है। जिन सवालों का उत्तर देना होता है उनको राज्यसभा सचिवालय मत पत्रों के ड्रॉ के जरिए चुनता है। तारांकित और अतारांकित सवालों के लिए अलग अलग मत पत्र रखे जाते हैं। मौजूदा स्थिति और नियमों को देखते हुए ही सवाल स्वीकार किए जाते हैं। चयनित सवालों की अग्रिम कॉपी संबंधित मंत्रालय या विभाग को भेजी जाती है। मंत्रालय तथ्यों को एकत्रित कर जवाब तैयार करता है। संबंधित मंत्री तारांकित प्रश्नों का जवाब सदन के पटल पर देते हैं, जबकि अतारांकित प्रश्नों का लिखित उत्तर देते हैं। प्रतिदिन लगभग 160 अतारांकित सवालों की एक अलग सूची तैयार होती है। तो आपने देखा कि संसद में सवाल पूछे जाने की क्या प्रक्रिया होती है। अब आइए शुरू करते हैं कुछ अहम सवाल जो बीते सत्र में पूछे गए। सवालों की शुरुआत पहले सवाल से करते हैं जो तिरुचि शिवा डीएमके सांसद हैं। उन्होंने कोविड-19 से संबंधित सवाल सरकार से पूछा। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय से जानकारी मांगी कि जो कोविड-19 के अलावा जो रोगी हैं उनके इंतज़ाम क्या सरकार ने किए हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान कई मुश्किल हालात उन रोगियों के लिए भी आए जो कि दूसरी बीमारियों से, जो गंभीर बीमारियां हैं उनसे ग्रसित हैं। जी नवविक्रम, बिल्कुल ये काफ़ी अहम सवाल है जिसका जवाब स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दिया। उन्होंने अपने जवाब के दौरान सिलसिलेवार ढंग से ये बात रखी कि किस तरह से केंद्र ने कोविड-19 से जुड़े तमाम जो सुविधाएं हैं संबंधित राज्यों को प्रदान की, और जो इसके अलावा जो मरीज़ हैं जो कोविड का शिकार नहीं हैं उनका भी इलाज किस तरह से सरकार बेहतर ढंग से सुनिश्चित कर रही है। कोविड-19 के मामलों के बेहतर प्रबंधन के लिए सरकार ने ख़ास तौर पर राज्य सरकारों को कई स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई हैं, जिसमें हल्के और कम लक्षण वाले मामलों के लिए आइसोलेशन बेडों वाले कोविड केयर सेंटर प्रदान किया गया है। इसके अलावा मध्यम मामलों के लिए ऑक्सीजन सुविधाओं के अनुकूल आइसोलेशन बेडों वाले डेडिकेटेड कोविड स्वास्थ्य केंद्र यानी DCHC भी बनाया गया है। वहीं गंभीर मामलों के लिए ICU बेड वाले डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाए गए हैं। इन बेडों में कोविड के अलावा रोगियों के उपचार के लिए नहीं रखा जाएगा। हालांकि सरकार ने साफ किया कि बेडों की उपयोगिता की स्थिति दिन प्रतिदिन बदलती रहती है, इसलिए खाली बेडों से संबंधित आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते और ये केवल राज्य संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं में ही उपलब्ध होते हैं। सरकार ने एक श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण अपनाया है और बढ़ रहे कोविड-19 के लिए प्रतिबद्ध और डेडिकेटेड अस्पताल की अवसंरचना के लिए राज्यों का मार्गदर्शन किया है। राज्यों को इन मामलों की मौजूदा और संभावित वृद्धि दर के आधार पर अपेक्षित संख्या में आइसोलेशन, ऑक्सीजन समर्थित और ICU बेडों के लिए योजना तैयार करने की सलाह भी दी गई है। तो अगला सवाल YSR कांग्रेस सांसद परिमल नथवानी ने पूछा है। उन्होंने विधि और न्याय मंत्रालय से जानना चाहा है कि क्या सरकार ने पिछले 3 वर्षों के दौरान
ग्रामीण क्षेत्र में न्यायालय की स्थापना की है। वहीं गुजरात और आंध्र प्रदेश में ग्रामीण न्यायालय की क्या अभी मौजूदा स्थिति है। उन्होंने ये भी जानना चाहा कि क्या सरकार आने वाले समय में देश के ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण न्यायालय की स्थापना करने का विचार रखती है। जी टीपू, बिल्कुल ये बेहद अहम सवाल है, क्योंकि जो ग्रामीण न्यायालय हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर कुछ सालों पहले एक बड़ा सम्मेलन भी हुआ था, उसमें ये विचार आया था। इस सवाल का जवाब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया। उन्होंने बताया कि 12 राज्यों में 395 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में 42, झारखंड में 6 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं। गुजरात में कोई ग्राम न्यायालय अधिसूचित नहीं किया गया है। ग्राम न्यायालय से संबंधित मुद्दों पर 7 अप्रैल 2013 को एक सम्मेलन में विचार किया गया, जिसमें मुख्यमंत्रियों, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्तियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में तय हुआ कि स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ग्राम न्यायालयों की स्थापना का फैसला लें। तालुक में जहां नियमित न्यायालय स्थापित नहीं किए गए हैं, ग्राम न्यायालय की स्थापना करने पर केंद्रीभूत किया गया है। केंद्र सरकार ने वित्तीय सहायता से राज्यों को प्रोत्साहित किया है। ग्राम न्यायालयों के लिए राज्य सरकारों को 18 लाख रुपए दिए। सरकार ने पहले 3 वर्षों के लिए 3.20 लाख रुपए की राशि हर ग्राम न्यायालय को दी है। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनसे भी जो ये ग्राम न्यायालय हैं, उनकी स्थापना के लिए अनुरोध किया है। अगला सवाल बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे ने सरकार से पूछा। उन्होंने खेलों को लेकर जो हाल के वर्षों में प्रगति हुई है, इसका ब्यौरा सरकार से मांगा। इस सवाल का जवाब खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने दिया। उन्होंने बताया कि चूंकि खेल राज्य का विषय है, लिहाजा इससे जुड़े तमाम जो मामले हैं उनको राज्य ही संज्ञान में ले सकता है और तमाम जो खेल से जुड़ी गतिविधियां हैं उसको राज्य ही अंजाम दे सकता है। हालांकि उन्होंने अपने जवाब के दौरान बताया कि केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया जो योजना रही है केंद्र सरकार की, उसके तहत किस तरह से तमाम जो खेल से जुड़ी गतिविधियां रही हैं उनको राज्यों को साथ लेकर के वो आगे बढ़े और इसको अंजाम दिया। उन्होंने अपने जवाब के दौरान बताया कि खेल राज्य का विषय होने के कारण देश में राज्य स्टेडियमों का निर्माण करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की है और केंद्र सरकार उनके इस प्रयास में सहयोग करती है। उन्होंने जानकारी दी कि मंत्रालय ने खेलो इंडिया स्कीम के तहत पिछले 2 वर्षों में किसी नए स्टेडियम का निर्माण नहीं किया है। वहीं जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत कठुआ के हीरानगर में अरुण जेटली अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई है। तो अगला सवाल टीआरएस और डीएमके के सांसदों ने पूछा है। उन्होंने जानना चाहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान क्या खेल जगत में इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वहीं सरकार ने इस दौरान क्या खेल से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ाने का कोई विशेष इंतज़ाम किया है या किस तरह का सहयोग इस दिशा में सरकार का रहा है। इस सवाल का जवाब संबंधित मंत्री किरण रिजिजू ने दिया। उन्होंने बताया कि चूंकि कई जो खिलाड़ी हैं वो जो विदेशों में प्रशिक्षण लेने जाते हैं उसे फिलहाल रोक दिया गया है। साथ ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो प्रशिक्षण केंद्र है उनमें भी जो गतिविधियां हैं उन्हें भी रोका गया है फिलहाल। उन्होंने बताया कि ओलंपिक खेल और पैरालंपिक खेल 2020 तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। हालांकि दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रशिक्षण को शुरू कर दिया गया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए अन्य बातों के साथ साथ खिलाड़ियों को निर्बाध प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं ताकि उनका प्रदर्शन प्रभावित ना हो। इन उपायों में प्रमुख हैं लॉकडाउन की अवधि के दौरान नियमित ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किए गए, खिलाड़ियों को रोजाना अभ्यास के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल उपलब्ध कराए गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव के माध्यम से उन्हें जानकारी दी गई। विशेषज्ञों द्वारा सेमिनार और कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया। खिलाड़ियों की तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक खेल उपकरण प्रदान किए गए। ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को साई केंद्रों में प्रशिक्षण के लिए उनके कमरों में उपकरण दिए गए।
इसके अलावा राष्ट्रीय कोचिंग शिविर शुरू कर दिए गए हैं। सुरक्षित प्रशिक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है, यानी एसओपी तैयार की गई है। 1 सप्ताह का सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट और सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम और कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके अलावा 1 हफ्ते के सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम को भी आयोजित किया गया है। अगला सवाल रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है, जो कि रक्षा क्षेत्र में जो स्टार्टअप होने हैं उसको लेकर सांसद ने सवाल पूछा है। टीडीपी सांसद कनक मेदला रविंद्र कुमार ने पूछा कि क्या सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर मिशन के तहत स्टार्टअप को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है ताकि रक्षा क्षेत्र संबंधी वस्तुओं के उत्पादन को स्थानीय बनाया जा सके। तो इस सवाल का जवाब रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नायक ने दिया। उन्होंने बताया सदन के माध्यम से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर मिशन और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के बाद में किस तरह से जो लोकल वस्तुएं हैं, खासकर रक्षा जो संस्थान और विभाग इससे जुड़े हुए उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका जवाब मंत्री ने सिलसिलेवार ढंग से सदन में रखा। उन्होंने अपने जवाब के दौरान बताया कि रक्षा उत्कृष्टता में नवाचार ढांचा रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के मकसद से योजना शुरू की गई। एमएसएमई स्टार्टअप्स, रक्षा और अनुसंधान संस्थानों और अकादमियों को भी इसके तहत शामिल किया गया। IDEX के तहत परियोजनाओं या प्रॉब्लम स्टेटमेंट की पहचान सशस्त्र बलों, OFB और DPSU द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर की जाती है। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के 3 चरणों के तहत 18 प्रॉब्लम स्टेटमेंट चैलेंज के लिए अब तक 58 IDEX विजेताओं की पहचान की गई है। DRDO ने नए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यकलाप शुरू करने के लिए पूरे भारत में 8 उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्रों का सृजन किया है, यानी शुरुआत की है। ये केंद्र रक्षा अनुप्रयोगों से संबंधित पहचान किए गए प्रमुख क्षेत्रों में निर्देशित अनुसंधान करने के लिए शैक्षिक संस्थानों को सहयोग प्रदान करते हैं। वहीं नीति आयोग ने देश भर में अटल नवाचार मिशन को सफलतापूर्वक ढंग से चलाया। कुल 68 इंक्यूबेशन सेंटर भी इसके तहत स्थापित किए गए। वहीं कुछ AIM इंक्यूबेटर डीप टेक और एरोस्पेस से जुड़े क्षेत्रों पर जोर देते रहे हैं। CODISSIA रक्षा नवाचार और अटल इंक्यूबेशन सेंटर एक विशिष्ट इंक्यूबेटर है जो रक्षा नवाचारों और स्टार्टअप्स पर जोर देता है। IDEX में मौजूदा रक्षा नवाचार हब के साथ शामिल होने और नए हब विकसित करने की परिकल्पना भी की गई है, जहां नवाचारी सेवाओं से सीधे आवश्यकताओं के बारे में सूचना और सलाह प्राप्त कर सकते हैं। भारत के मुख्य रक्षा प्लेटफॉर्मों के लिए समाधान भी खोजते हैं। इसके तहत 9 संस्थानों की पहचान की गई है और ये सहयोग करने के लिए सहभागी इंक्यूबेटरों के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो अगला सवाल बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूछा है। उन्होंने रक्षा मंत्रालय से जानना चाहा कि जीर्ण शीर्ण और ख़राब अवस्था में पड़े हेलीकॉप्टरों का सरकार क्या कर रही है और उसका विकल्प क्या है। वहीं सरकार के पास जो कुल हेलीकॉप्टर हैं उनकी संख्या कितनी है। इस सवाल का जवाब रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नायक ने दिया। उन्होंने सदन को जानकारी दी जो बीते सालों में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जो हेलीकॉप्टरों का आधुनिकीकरण है उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में सशस्त्र सेनाओं के पास उपलब्ध हेलीकॉप्टरों में से 2 हेलीकॉप्टरों की 2 घातक दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 30 नवंबर 2016 को चीता, जिसमें 4 लोग हताहत हुए थे। इसके अलावा 27 सितंबर 2019 को भी चीता दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 2 लोग हताहत हुए। श्रीपद नायक ने अपने जवाब में बताया कि सरकार ने पुराने और जर्जर हो चुके हेलीकॉप्टरों के बेड़ों को नए के साथ बदलने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें स्वदेशी के साथ अंतर सरकारी समझौते इत्यादि के जरिए भी अधिप्राप्ति, आधुनिकीकरण और अधिग्रहण करना शामिल है।
सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जो हेलीकॉप्टर हैं उनके जो जर्जर हालत में जो हेलीकॉप्टर हैं उनकी दशा सुधारने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। साथ ही जो रक्षा क्षेत्र में जो स्टार्टअप के जरिए नए इनोवेशन को भी विचार कर रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से संसदीय कार्रवाई के तहत देश और समाज के तमाम मुद्दे, मसले और मसाइल प्रश्नकाल के जरिए देश की संसद में उठाए गए और सरकार ने उसका जवाब दिया। हमारे इस कार्यक्रम प्रश्नकाल में इतना ही। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो आप हमारे राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। और अगली बार हम एक नए कार्यक्रम के साथ हाजिर होंगे जिसमें कुछ अलग सवाल होंगे जो बीते सत्र में जो संसद के सदस्य हैं उन्होंने सरकार से पूछे हैं। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।